अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं आयशा अंसारी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन में शामिल करेंगे मुल्क की सियासत से जुड़ी कुछ खबरें, बताएंगे कि पीटीएम का क्या मुस्तकबिल होगा, वजीर आजम आज चकवाल वालों को क्या तोहफा देने जा रहे हैं ये भी बताएंगे, और बरतानिया में कोरोना के नए वायरस से कितना जानी नुकसान पहुंच चुका है, मुल्क में सर्दी की एक और लहर आने को है, वो कब आएगी ये भी बताएंगे, और कौन सा दरिया है जो जमने लगा है, कहां पारा -21 तक गिर गया है, और अमरीका में बर्फानी तूफान से कहां कहां तबाही हुई है। पाक न्यूजीलैंड टेस्ट की बात करेंगे जिसका पहला दिन किसके नाम रहा ये भी आपको बताएंगे, और दो मशहूर शायरों की भी आज याद ताज़ा करेंगे। ये सब इसी बुलेटिन में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जिक्र पत्तोकी के सानहे का। पत्तोकी में एक माह के दौरान 6 बच्चियों से ज्यादती के वाकयात हुए। बच्चियों की उम्रें 10 से 12 साल की दरमियान थी। इस पर सितम यह कि बच्चियों के अहले खाना पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचे तो कोई सुनवाई ना हुई, एहतजाज करना पड़ा। इलाका मैदान जंग बन गया, जिसके बाद मुकदमा दर्ज हुए। पत्तोकी के इलाके सराय मुगल में 6 बच्चियों के वालिदैन ज्यादती की शिकायत लेकर थाने पहुंचे, मगर कोई कार्रवाई ना हुई। उन्होंने न सिर्फ एहतजाज किया बल्कि मुल्जिम को पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया। तब जाकर पहला पर्चा कटा। मुतासिरा बच्ची ने मुल्जिम को पहचान लिया। पुलिस का तब भी यही मौकिफ था कि बस एक ही केस हुआ है जिसकी इंक्वायरी के लिए कमेटी बना दी है। अभी भी पूछ रहे क्या मसला है। पहले जब एक बच्ची का मामला गुजरा उस वक्त डीपीओ नहीं आ सकते थे, आ सकते थे। एहतजाज ने जोर पकड़ा तो पुलिस को भी होश आया। दरखास्तों पर कार्रवाई न करने वाले SHO थाना सराय मुगल को मुअत्तल कर दिया गया और एक और FIR दर्ज कर ली गई। पत्तोकी में बच्चियों से ज्यादती, मजीद 3 FIR दर्ज कर ली गई। 3 मुकदमात में एक ही मुल्जिम नामजद है। पेशे से भट्टा मजदूर है। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस मामले में। पेशे से ये बताया जा रहा है कि ये भट्टा मजदूर था और 3 मुकदमात में ही नामजद है। जी, कसूर ज़िला में एक मरतबा फिर कमसिन बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, और पहला वाक़या या पहला मुकदमा जिसको कहा जाए वो 7 दिसंबर को थाना सराय मुगल में दर्ज किया गया था, जिसके बाद मुकम्मल खामोशी हो गई, कोई मुल्जिम ट्रेस नहीं हो सका। जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ इलाका मकीनों ने जब एहतजाज किया तो उस एहतजाज के बाद मज़ीद 4 मुकदमा जो हैं वो दर्ज किए गए हैं, और इसमें ऐसे मुकदमात भी शामिल हैं जिनमें वक्त और वक़ूआ जो है वो 7 दिसंबर, 5 दिसंबर, 15 दिसंबर और 23 दिसंबर का है, जबकि मुकदमा जो है वो गुज़िश्ता रोज़ दर्ज किए गए हैं। इन तमाम मुकदमा में से 3 मुकदमात ऐसे हैं जिनमें एक मुल्जिम नामजद है और उस मुल्जिम की शनाख्त यासीन के नाम से हुई है। FIR के मुताबिक जो मुतासरा विक्टम्स हैं उन्होंने इस मुल्जिम की शनाख्त भी कर ली है, लेकिन अभी भी तफ्तीश के तकाजे पूरे होना बाकी हैं। पुलिस का ये कहना है कि क्लोज सर्किट फुटेज में जो मुल्जिम दिखाया गया है और जिस मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया है उनमें मुमासलत चेक की जा रही है, तमाम फोरेंसिक टेस्ट किए जाएंगे, जिसके बाद इस हिरासत में लिए जाने वाले या गिरफ्तार किए जाने वाले शख्स को, जिसका के नाम यासीन बताया जाता है और मुकामी भट्टे में ये मजदूरी करता था, ये तस्दीक होगी कि ये हतमी मुल्जिम है या नहीं है। 2 FIR जो हैं वो नामालूम मुल्जिमान के ख़िलाफ़ दर्ज की गई हैं। गफलत बरतने पर थाना सराय मुगल के SHO रब नवाज लक को गुज़िश्ता रोज़ मुअत्तल कर दिया गया था, और आज नए SHO ने यहाँ पर चार्ज भी ले लिया है। तफ्तीश के हवाले से मज़ीद अभी पुलिस का कहना है कि तमाम तकाजे पूरे करना बाकी हैं, जो एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट करना बाकी हैं। रेप के केसेस में अमूमी तौर पर जो आइडियल टाइम कंसिडर किया जाता है जिसमें स्वैप्स या एविडेंसेस इकट्ठे किए जाते हैं वो 48 घंटे बताया जाता है, लेकिन चूँकि वक़ूआ जो है वो ज़्यादा दिन गुजर चुके हैं, इसलिए तफ्तीश में एविडेंस कलेक्ट करने में या स्वैप्स इकट्ठे करने में जो रुकावटें हैं या जो मुश्किलात हैं वो तफ्तीशी टीमों को यहाँ पर पेश आ सकती हैं। मुकामी रिहायशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? अतर अब्बास। अच्छा अतर साहब, ये 5 मुकदमात अभी तक दर्ज हो चुके हैं और कल 4 मुकदमा दर्ज हुए हैं। ऐसा क्या था कि पहले दरख्वास्तें नहीं दी गई थी या कल ही दरख्वास्तें आई हैं और मुकदमात भी कल ही हुए हैं? नहीं, ये जो वाक़या है ये 27-28 था, तो तब जिस बच्ची के साथ हुआ था उसके वालिदैन ने यहाँ पे एप्लीकेशन दायर करवाई थी, लेकिन उस पर रपट दर्ज नहीं हुई थी, बल्कि उनको चुप करवा दिया गया था। उसके बाद 5 दिन बाद फिर एक वाक़या हुआ है, उस वाक़े में भी उन्होंने एप्लीकेशन दर्ज करवाई, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ।
15 दिन पहले जो वाक़या हुआ है बच्ची के साथ, उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी नामालूम अफराद के तौर पर। उसके बाद एक बंदा पकड़ा गया था, लेकिन वो मुलज़िम नहीं था, लेकिन उसके ख़िलाफ़ इन्होंने FIR भी काटी, सारा कुछ किया। उसके बाद फिर एक वाक़या हुआ 3 दिन पहले, एक बंदा जो अंदर है उसके होने के बावजूद दोबारा ये वाक़या हुआ। जब ये दोबारा वाक़या हुआ है ना, उसके बाद लोगों ने ये मतलब आपस में डिस्कस करके ये सारा करने का, एहतजाज करने का सोचा कि एहतजाज करते हैं, करने के बाद सारी बात करेंगे। तो फिर वहाँ पे कल पे ये सारा प्रोपोगंडा हुआ, एहतजाज हुआ। पुलिस क्या करती है? ये सारे दौरानिया में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती रही? पुलिस को बिल्कुल इन्फॉर्मेशन मिलती रही, लेकिन SHO का ये कहना था कि मुझे एप्लीकेशन दी नहीं गई। हालांकि एप्लीकेशन थाने में आती रही है बार बार, जो भी लोग थे आकर रिक्वेस्ट करते रहे हैं, लेकिन SHO का ये कल बयान था डिप्टी के सामने कि हमें कोई एप्लीकेशन मिली ही नहीं। हालांकि सब आके एप्लीकेशन जमा करवाते रहे, सारा कुछ होता रहा, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं कर सकी। कार्रवाई ना करने की वजह से बार बार ये काम। जिस शख्स को हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया है, इसको किसने पकड़ा? इसको भी अवाम ने पकड़ा था, पहले भी उन्होंने ही बताया था पुलिस को कि इस पे शक जा रहा है, लेकिन उन्होंने पकड़ लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि है ही यही, पुलिस ने ये कहा दी। लेकिन जो अब दोबारा हिरासत में लिया गया, इसको अवाम ने पकड़ा है। अवाम ने पकड़ने के बाद फिर पुलिस के हवाले किया। इसका क्या नाम? इसका नाम यासीन है। क्या करता है ये? कब से यहाँ पे? ये यहाँ पे पहले नहीं था। इसका जो अब पता चला है ना, ये पहले मतलब लाहौर में रहता था, उधर का रहने वाला। यहाँ पे ये किसी के पास आया हुआ है, वो तफ्तीश के दौरान अब उनको पता है, ये हमें नहीं पता कि ये कहाँ का था। ये यहाँ पे उसके पहले भी जो है ना, वो उनके बाद सारा सिस्टम चलता रहा है। 1 माह पहले ये यहाँ पे आया, इसने ये वारदातें कि कल जब यहाँ पे ये एहतजाज हो रहा था ना, उसके दौरान ये थोड़ा सा पीछे जाके फसलों में ये एक लड़की को लेके खड़ा हुआ था। अवाम ने देखा, बच्चों ने देखा, उन्होंने आगे बताया। बताने के बाद इसको अब में लेके फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया, फिर वो पकड़ के लेके आए। बहुत शुक्रिया। इनका बताना है कि पुलिस ने जो है वो लालो लैयत से काम लिया। लोग मुकदमात के इंदराज के लिए दरख्वास्त लेकर आते रहे। ताखीर, और उस पर अब पुलिस का ये दावा भी सामने आ रहा है कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया है, वो ही मुजरिम है, जिसके हवाले से अब मज़ीद तहकीकात की जाएंगी। सही जहांगीर हमें इससे मुतालिक बता रहे थे। हमारे साथ माहिर नफ्सियात डॉक्टर ताहिरा रुबाब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने समा को अपना कीमती वक्त दिया। डॉक्टर साहिबा, यकीनन ये वाक़यात बहुत ट्रॉमेटिक होते हैं जिनसी ज़्यादती के, और ये जो बच्चियाँ पहले से ही शिकार थीं इस जिनसी ज़्यादती का, वो खासे ट्रॉमा में थीं। उसके बाद पुलिस के रवैया की बात की जाए तो पुलिस का रवैया कुछ ठीक नहीं होता। ऐसे में क्या किया जाए और उन बच्चियों पर क्या असरात होंगे? बेसिकली तो मैं कहती हूँ ये फ़िक्रा जो टाइम है, ये बहुत हमारे लिए एक तशवीशनाक टाइम है कि वाक़या पे वाक़यात हुए जा रहे हैं, मगर उनका कोई तदारुक नहीं हमें नज़र आ रहा। और बच्चियाँ जो कि इस ट्रॉमा में से गुजरती हैं, क्योंकि मैं ख़ुद भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को डील करती हूँ, और मैं देखती हूँ कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें ट्रॉमाटाइज़ हो जाते हैं। बच्चों की सिर्फ ये नहीं कि वो प्रेजेंट लाइफ उसकी इफ़ेक्ट होती है, बल्कि आने वाली लाइफ जो होती है, इवन अगर उनकी कहीं शादी हो जाती है वो लाइफ, और फिर उनका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक जो है, वो सारी यानी पूरी लाइफ एक ट्रॉमाटाइज्ड लाइफ होती है। और ये किसी भी इंसान के लिए ये कहना बहुत आसान है कि जी किसी का सेक्सुअल अब्यूज़ हो गया है, उसको सेक्सुअली हैरेस किया गया है, या वो उसका सेक्सुअल रेप हो चुका हुआ है, बट इस चीज़ को फेस करना और इसमें से गुजरना, क्योंकि आपने देखा है अभी कि जैसे बार बार रिपोर्ट जो है वो दर्ज करवाई जा रही है, मगर पुलिस का अपना एक बिहेवियर है जिसमें अभी तक चेंज नहीं आ सका, नोइंगली कि हमारे यहाँ पे ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है। और भर लोग अब कंप्लेन अगर करना शुरू हो गए हैं, इवन देन जो है पुलिस के रवैये में तब्दीली नहीं आ रही। जब तक आप विक्टिम को और सर्वाइवर्स को जो है सेफ्टी वाला एनवायरनमेंट नहीं दे सकते, ये कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते कि अगर वो पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करेगी, इलाके के लोग जो हैं, जो बाअसर लोग हैं, वो भी उसको बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, तब तक ना तो मैं समझती हूँ कि हम विक्टिम को सपोर्ट कर सकते हैं और ना ही उसकी रिहेबिलिटेशन के ऊपर। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, और हमने देखा कि इस तरह के मामलों में विक्टिम ब्लेमिंग बहुत ज़्यादा होती है, उससे क्या क्या असरात होते हैं? पूरी फैमिली सफ़र कर रही होती है और पूरे जो फैमिली भी ट्रॉमाटाइज होती है। सिर्फ बच्ची को साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, पूरी फैमिली को सपोर्ट की ज़रूरत होती है उसके ऊपर। ठीक है, ताख़ीर की जाती है और इस पर हम देखते हैं कि ज़ख्म पर ज़ख्म लगता है उन तमाम अफराद को जो कि इस सूरत हाल से मुतासिर होते हैं। हमारे साथ रहिएगा। बिलाल कुतुब साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बिलाल साहब, अब तक की तफसीलात के मुताबिक एक भट्टा मजदूर है जिसकी जानिब से ये घिनौना फेल किया गया, एक के बाद एक बच्चियों को वो निशाना बनाता रहा, शिकायत के बावजूद पुलिस ने कुछ ना किया। क्या बात समझ आती है आपको? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो सबसे पहले ये गौर फरमाइए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब कोई गुनाह की हालत में होता है तो वो ईमान की हालत से गुजर गया होता है, यानी कि वो ईमान की हालत में या वो नबी की उम्मत का नहीं रहता। पहली बात तो ये मेरे ख्याल में इससे बड़ी और जिल्लत
एक इंसान के लिए, एक मुसलमान के लिए नहीं हो सकती कि वो अपनी ख्वाहिश के लिए उम्मत रसूल में से निकल जाए। दूसरी बात ये कि एक भट्टा मजदूर जो है, इसके ऊपर दुनिया जहान जो है वो नजर रखे हुए इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि ये पहले ही मजलूम मजदूर हैं और ये उधार लेकर अपनी जिंदगियां जो है वो भट्टों पे गुजार रहे हैं। अगर वो शख्स भी इस कदर बेहिस निकला इस माशरे में, जो जुर्म एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 6 दफा कर चुका हो, तो मेरा सवाल जो प्रोटेस्ट करने वालों से वो बनता तो है कि जब गुनाने जुर्म हो रहे होते हैं तो ये माशरा क्यों सो रहा होता है? ये माशरा सिर्फ उसी वक्त क्यों जागता है जब हादसा मुकम्मल हो चुका होता है? हमने तीसरी बात ये कि इस मुल्क में 70 साल से ज़ैनब केस के अलावा हमने किसी जगह पे इंसाफ हो देखा ही नहीं। जब तक इंसाफ दिखेगा नहीं तब तक लोगों के अंदर वो खौफ पैदा नहीं होगा और ये जराइम जो है ये इसी तरह रहेंगे। मेरे ख्याल में रियासत को, सिर्फ पुलिस की डिपार्टमेंट को नहीं, रियासत को अपना काम जो है वो जिम्मेदारी से करने की अगर तलकीन ये वाकयात भी नहीं कर सकते तो फिर रियासत मदीना ख्वाब ही है। यकीनन कुतुब साहब, लेकिन हमने इस तरह के केसेस में ये भी देखा है कि विक्टिम ब्लेमिंग का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है और जो कि बंदा पहले से ही ट्रॉमा में होता है उसके लिए मज़ीद ट्रॉमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है। तो सर क्या करना चाहिए कि इस तरह के मामलों में कि जो इस चीज़ का शिकार हैं उनके साथ किस तरह से सेंसिटिव रवैया रखा जाए और जो आने वाली नस्लें हैं उनकी हमें किस तरह नशोनुमा करनी चाहिए कि हम अपने मर्दों को इस पर एजुकेट करें? देखिए, आपने बहुत सही नुक्ता उठाया है कि क्या किया जाए। ये जो विक्टिम ब्लेमिंग है, अगर आप गौर फरमाइए तो पिछली दफा वो मोटरवे के ऊपर जो हादसा हुआ था वहां पे भी विक्टिम ब्लेमिंग जो थी उसी से हमने शुरू किया था। लेकिन ये विक्टिम ब्लेमिंग यहाँ खत्म नहीं हो रही। ये विक्टिम ब्लेमिंग तो शुरू होगी जब ये बच्ची अदालत में जाके सवालों का वकीलों के जज के सामने जवाब देंगी। वो इतनी शर्मनाक बात और मौका होता है कि वहां पे कोई भी इज्जतदार शख्स या हया वाला शख्स जो है वो अपनी इज्जत महफूज नहीं समझता। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे नफ्सियात को छोड़ दीजिए, चीजों को छोड़ दीजिए, वो जो डिग्निटी और ऑनर है वो एक रियासत का काम है कि एक अपने शहरी को दे। अगर वो नहीं दे सकते तो बिल्कुल, ये खासा अहम नुक्ता है जो बिलाल साहब आप उठा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मुझे जानना चाहेंगे, इस तरह के वाकयात रुक नहीं रहे, एक के बाद एक वाकया सामने आ रहा है। क्या समझती हैं किस तरह की तरबियत होनी चाहिए घरों की सतह पर भी और किस तरीके से रियासत को अपना अमल दखल इसमें करना चाहिए और साथ ही साथ मुस्तकबिल के मर्दों यानी अपने बच्चों को क्या सिखाया जाए? बेसिकली तो मैं ये समझती हूँ कि एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन, जिसको हम चाइल्ड प्रोटेक्शन के नाम से भी जानते हैं, इसका इल्म होना, इसके बारे में मालूमात होना और बच्चों को इसके ऊपर एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है। मगर बच्चों के इसके ऊपर एम्पावर होने से पहले माँ बाप और उस असातिज़ा का इसके बारे में जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि ये हम तालीम बच्चों को दे क्यों रहे हैं और ये देनी किस तरह से, ताकि कुछ ऐसे लफ्ज़ ना बच्चों के जहनों में चले जाएँ जो बच्चों को मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो दे सके। एक राइट वे में अच्छी और बेहतर इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चा जो है अपने बारे में जान सके, अपनी सेफ्टी मेजर्स ले सके। और मैं समझती हूँ स्कूल्स में ना सिर्फ सेल्फ प्रोटेक्शन जो है इसके ऊपर काम होना चाहिए, इसके साथ साथ जो है सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो होना चाहिए। और गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत सारे टाइम पे हमने देखा है कि जी सिलेबस में ये चीज़ें आ गई, सिलेबस में ये चीज़ें आ गई, बट आई हैव नॉट सीन, मैंने नहीं देखा कोई भी सिलेबस पाकिस्तान पंजाब में ऐसा कोई सिलेबस है जिसमें बच्चे को चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चे को इसके बारे में बताया जाता है, ये टीचर्स को और पेरेंट्स को इसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। ये बहुत अहम चीज़ है और मैं ये समझती हूँ कि इसको बच्चों को सिखाने के लिए ज़रूरी ये है कि पहले पेरेंट्स को सिखाया जाए और टीचर्स को सिखाया जाए। और जहाँ तक हम ये बात कर रहे हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो किस तरह से इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सेंसिटिव हो सकती है और कैसे केयरफुल हो सकती है, तो यहाँ पर सिर्फ मर्द को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, औरत को भी सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि औरत वो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है जिसमें मर्द को साथ ही साथ पुलिस को भी अपने रवैये पर नजरसानी करनी चाहिए। बेहद शुक्रिया। माहिर नफ्सियात ताहिरा रुबाब साहब हमारे साथ मौजूद थी, जबकि इसी मामले पर अपना तज्जिया पेश कर रहे थे, अपनी राय दे रहे थे बिलाल कुतुब साहब, आपका भी शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए लाहौर से आपको खबर दें, समा ने आवाज़ उठाई तो LWMC की मशीनरी हरकत में आई, मुख्तलिफ इलाकों से कचरा उठाने का काम शुरू कर दिया गया। दानियाल उमर की रिपोर्ट में मजीद देखते हैं। समा की काविशें रंग ले आईं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने शहर में सफाई का काम शुरू कर दिया। निस्बत रोड, किनाल रोड, इचरा, गुलबर्ग, शाह आलम मार्केट से कूड़ा उठा लिया गया। बागों का शहर कई रोज से कूड़ेदान का मंजर पेश कर रहा है। LWMC का दावा है कि चंद रोज में पूरे शहर को जीरो वेस्ट कर दिया जाएगा। अपने जितने भी तमाम बैकलॉग से पॉइंट हैं उनको सीक्वेंस वाइज उसको क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि अलबराग ख़त्म हो गई है। अब हमारी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो इन कूड़े को ठिकाने लगाने का जो है काम कर रहे हैं।
सफाई के बेहतर इंतजामात के लिए इंतजामिया की मुकम्मल मंसूबाबंदी के साथ साथ आवाम को भी अपना किरदार अदा करना होगा। पॉल्यूशन फील हो रही है कि सामने ये क्या मतलब माहौल लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा गंदगी फील होती है। जगह जगह कचरे के ढेर और ताफुन ज़दा माहौल ने लाहौर की खूबसूरती को बुरी तरह मुतासिर किया है। सवाल ये है कि क्या LWMC अपनी ही दी गई दूसरी डेडलाइन से पहले पूरे लाहौर की सफाई कर पाएगा? दानियाल उमर, समा, लाहौर। लाहौर में यौमिया 5500 टन कूड़ा पैदा होता है, लेकिन कूड़ा उठाने की कुव्वत सिर्फ 500 टन है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने 6 बल्दियाती इदारों से मदद मांग ली है। लाहौर का कूड़ा उठाना लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए एक मुअम्मा बन चुका है जो हल ही नहीं हो पा रहा। अब से कुछ रोज कबल तुर्क कंपनी के साथ मुआहिदा खत्म हुआ था जो कि कूड़ा लाहौर से उठाती थी और सारा बोझ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी पर आ गया था। ये लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का मौक़िफ़ था। अब उन्होंने कहा है कि उनके अंदर सिर्फ ये सारा कूड़ा खुद उठाने की सकत नहीं है। 6 कंपनी से उन्होंने मदद मांग ली है। यौमिया 5500 टन कूड़ा पैदा होता है लाहौर में, लेकिन ये कूड़ा उठाने की कुव्वत सिर्फ 500 टन है और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने अब 6 बल्दियाती इदारों से इस सिलसिले में मदद मांगी है। और अब जिक्र मौसम का। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी है। स्कर्दू के पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत -21 तक जा गिरा। रैया में -14 हो गया। दरियाए सिंध खरमिंग के मकाम पर जमना शुरू हो गया। सर्दी अभी जा नहीं रही, सर्दी मजीद आ रही है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि आज मगरबी हवाओं का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। बालाई और वस्ती इलाकों में बर्फ गिरेगी, बादल बरसेंगे। पीर से कराची में भी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। साइबेरिया की हवाएं चलेंगी, पारा सिंगल डिजिट हो जाएगा। जनवरी के पहले हफ्ते में बारिश का भी इम्कान है। पंजाब की बात की जाए तो धुंध का सिलसिला जनवरी के दूसरे हफ्ते तक जारी रहेगा। तो मुल्क में शदीद सर्दी की लहर देखी जा रही है। स्कर्दू के पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत -21 तक रिकॉर्ड किया गया। कराची में इस टाइम टेम्परेचर आज जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और ये मंडे से लेके फ्राइडे तक शदीद सर्दी की लपेट में आएगा और इसके मिनिमम टेम्परेचर 6-7 तक भी जा सकता है। फिलहाल इस वेदर सिस्टम में बारिश का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन वीक ऑफ जनवरी में उसके लास्ट डेज में कराची में रेन होने की चांसेस बन सकते हैं। पंजाब में धुंध आज जो है वो डेंस थी और ये इसी तरह कल भी डेंस रहेगी। उसके बाद वेदर सिस्टम आने के बाद इसमें थोड़ा सा ब्रेक आएगा, लेकिन अभी ये जनवरी के मिड तक इसी तरह धुंध चलती रहेगी। इस हवाले से आपने जाना। अब गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, जहां इतनी सर्दी पड़ी कि खरमंग में दरियाए सिंध जमना शुरू हो गया है। मजीद जानते हैं मकामी सहाफ़ी सुहेल अहमद से। सुहेल अहमद, इतनी सर्दी पड़ी है कि दरियाए सिंध भी जमना शुरू हो गया? गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला खरमा में दरियाए सिंध के किनारे मौजूद हूँ। यह दरिया भारत के ज़ेर कंट्रोल मकबूजा इलाका कारगिल से खरमा में दाखिल होता है। मौसम की बात करें तो सख्त सर्दी की वजह से दरिया का पानी जम गया है। सर्दी की शिद्दत से दरिया का पानी जम जाने के बायस पानी रवानी भी रुक गई है। अक्सर नौजवान बच्चे जम जाने वाले दरिया के किनारे घूमने के लिए आते हैं। कल खरमा में दर्जा हरारत -21 सेंटीग्रेड तक गिर गई थी। आलमी मंजरनामे से अब वापस मुल्क की सूरत हाल की जानिब आएँ तो शहर कराची में गैस बहरान से घरेलू सारिफीन ही नहीं, कारोबारी तबका भी बहुत परेशान है। होटल मालिकान कहते हैं कि गैस की अदम फराहमी की वजह से सिलेंडर का खतरा और खर्चा दोनों बर्दाश्त कर रहे हैं। मजीद जान लेते हैं सभा के नुमाइंदे साद साबरी से, जो सदर के इलाके में मौजूद हैं। साद, बताइएगा वहाँ पर क्या मुश्किलात हैं लोगों को? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता कई हफ्तों से कराची वालों को गैस बहरान का सामना है। घरेलू सारिफिन हों, सनती या कारोबारी, हर जगह गैस ने जो है वो लोगों को परेशान किया हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, कराची की मशहूर गली है, पासपोर्ट ऑफिस वाली गली ये कहलाती है। यहाँ पर कई चाय के होटल्स और खाने के होटल्स हैं और इन लोगों को भी यकीनी तौर पे गैस के बहरान का सामना है। हम इस वक्त एक होटल में मौजूद और इनसे बात कर लेते हैं कि गैस के प्रेशर में कमी की वजह से कितनी परेशानी हो रही है। पहले गैस कुछ आ जाता था जिससे हमारा काम चल जाता था, लेकिन सर्दियों में तो बिल्कुल ही आना बंद हो गया है। और इस दफ़ा जो इन लोगों ने मुझे बिल दिया है, 1,60,000 रुपये का बिल दिया है। अब वो 1,60,000 मैंने पे कर दिए हैं, लेकिन समझे कि रोज़ 3,000-4,000 गैस का खर्चा है। अगर मैं इसको महीने में कैलकुलेट करूँ तो 1,20,000 रुपये महीने का वैसे ख़र्चा हो जाता है। तो अगर मैं गैस से ही, सिलेंडर से ही चलना चाहूँ तो फिर मैं ये इसका निकाल देता हूँ।
जी बिल्कुल, आपने देखा कि जो होटल मालिकान हैं उनका ये कहना है कि गैस के प्रेशर में भी कमी है, बिल में भी इजाफा हो रहा है और उसके साथ साथ जब इनके पास गैस का बहरान है तो इनको सिलेंडर जो है वो मजबूरन यूज़ करना पड़ रहा है, जो यौमिया इनको 3 से 4 हज़ार रुपये का खर्च बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अपडेट्स के शुक्रिया। साथ गैस नहीं आ रही लेकिन बिल आ रहे हैं। कराची में गैस की बंदिश का मामला कंज्यूमर कोर्ट पहुंच गया। अदालत ने सुई सरदन को नोटिस जारी कर दिया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे इरफान उल हक से। इरफान, बताइएगा क्या कार्रवाई मजीद मुतवक्के इस मुतालिक? रमीज, कंज्यूमर कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं SSGC को, और ताकि SSGC का सामने आए तो उसके बाद ही अदालत मजीद अहकाम जारी करेगी। जिला शर्की कराची के रिहायशी हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है, मोहम्मद आतिफ गफूर। उनका ये कहना है कि गैस की मुसलसल कमी का सामना है उनको, और बार बार शिकायत के बावजूद ये मसला हल नहीं किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि खराबी है कोई माजरत तो बताया जा रहा है कि खराबी है मगर खराबी दूर नहीं की जा रही है। लिहाजा SSGC को हुक्म दिया जाए कि मुताबिक बार शिकायत के बावजूद कि खराबी दूर नहीं की गई है, फौरी तौर पर खराबी दूर की जाए। बिल मुसलसल आ रहा है मगर गैस नहीं आ रही। अदालत ने इब्तदाई समाअत के बाद नोटिस जारी किए हैं SSGC को। ठीक है, नोटिस जारी कर दिया गया अदालत की जानिब से। अपडेट्स के लिए शुक्रिया इरफान। SSGC को नोटिस तो जारी हो गया। सिंध और बलूचिस्तान में गैस बहरान बढ़ता ही जा रहा है। SSGC ने नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को गैस सप्लाई बंद कर दी। जनरल इंडस्ट्रीज के कैप्टिव पावर प्लांट्स की गैस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। नोटिफिकेशन में सनतों को गैस बहाल करने की कोई तारीख नहीं दी गई। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे रिजवान आलम से। रिजवान, बताइएगा ये क्या माजरा है? जी देखें, SSGC ने 24 दिसंबर को नोटिफिकेशन इशू किया था और इसमें बताया गया था कि नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज जो है इसके कैप्टिव पावर प्लांट को 100% गैस की फराहमी बंद कर दी गई है, जबकि इसमें कोई किसी तारीख का भी ऐलान नहीं किया है कि कितने दिन के लिए बंद की गई और कब बहाल की जाएगी। मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये सनतें जो है ये ना सिर्फ मुकामी मार्केट के लिए प्रोडक्ट तैयार करती हैं बल्कि बरामदी सनतों को भी खाम माल और पैकिंग मटेरियल फराहम करती हैं। अब जबकि कैप्टिव पावर प्लांट को गैस नहीं मिलेगी, वो बिजली नहीं बना सकेंगे और इन प्रोडक्ट की जो है वो प्रोडक्शन रुकेगी, तो यकीनन इनकी लागत में भी इजाफा होगा और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी मुतासिर होगी। सही, इस वजह से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी मुतासिर होने का खदशा है। बहुत शुक्रिया रिजवान आलम। और इसी मामले पर मारूफ सनतकार और बिजनेस कम्युनिटी के रहनुमा मियां जाहिद हुसैन का कहना है कि मुशीर पेट्रोलियम नदीम बाबर ने यकीन दहानी कराई है सनतों के लिए कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस जल्द बहाल कर दी जाएगी, क्योंकि दरामदी गैस का जहाज जल्द ही पाकिस्तान पहुंचने वाला है। ताहम SSGC के गैस बंदिश के नोटिफिकेशन ने सनतकारों को परेशान कर दिया है। बाबर साहब से ये दोबारा टेलीफोन पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो नोटिफिकेशन है ये सिर्फ 3 दिन के लिए है और 3 दिन में हमारे पास पार्सल आ जाएगा और ये गैस की किल्लत दूर हो जाएगी। लेकिन जो नोटिफिकेशन है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए है, तो इस चीज़ को देखना होगा और मेरी रिक्वेस्ट होगी हुकूमत से और अरबाब इख्तियार से कि इन चीज़ों को एक कोविजन के साथ लेके चलें। अगर ये 3 दिन के लिए था तो फिर इस नोटिफिकेशन में 3 दिन का जिक्र होना चाहिए था ताकि लोग परेशानी का शिकार ना हो। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ने सिंध में गैस बहरान का जिम्मेदार सुई गैस मैनेजमेंट को करार दे दिया। वो कहते हैं कि सारी की सारी CNG सनत एक खाद बनाने वाली फैक्ट्री से भी कम गैस इस्तेमाल कर रही है। गैस सिर्फ एक यूरिया की कंपनी इस्तेमाल करती है, उससे कम गैस सारा CNG स्टेशन मिलकर इस्तेमाल नहीं। पूरा CNG सेक्टर एक खाद बनाने वाली कंपनी से कम गैस इस्तेमाल करता है। CNG सेक्टर को गैस बंद होने की वजह से लाखों मजदूरों का माशी कत्लेआम हो रहा है। लाखों लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, उनके घरों में फाका की नौबत आ जाती है क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर मजदूर डेली वेजेस पर हैं। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। शामिल होने का मौका मिल रहा है और मैं ये समझती हूँ कि मियाँ साहब ने और बीबी शहीद ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इस मुल्क को दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान की तारीख़ तब्दील हो गई थी। पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसके अंदर एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था वो, तो उसको मैं और बिलावल और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उसको लेके आगे बढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला उसको स्ट्रेंथन करेंगे। मैं ये भी समझती हूँ कि इसकी बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये जो डिवाइड है ये बहुत बढ़ गई है और पाकिस्तान को इस वक्त इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत है। हम सब पार्टीज़ डिफरेंट हैं, पीपल्स पार्टी हो या हम हो या कोई PDM में शामिल जितनी भी जमातें हैं,
उन सब के अलग अलग मंशूर हैं, उन सब के अलग अलग आइडियोलॉजीज़ हैं, उन सब के अलग अलग बिलीफ्स हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं पाकिस्तान की खातिर जिस पे हम सब इकट्ठे हैं। और दूसरी आपने क्या सवाल किया था? ये बता दें कि जो ट्रैक डायलॉग जो होने जा रहे हैं, उस अब अहमद अली दुरानी ने मुलाकात की है, ये किसके कहने पर गए हैं मुज़ाकरात करने के लिए? शहबाज शरीफ से आपसे नहीं किए, जेल में जाके मुलाकात की है, तो आप समझते हैं कि क्या पीर पगाड़ा सीरियसनेस दिखा रहे हैं या कोई और मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं? देखिए मेरी बात सुने, ये सिर्फ इस विज़िट से नहीं, इससे पहले भी हमें कई पैगामात मौसूल होते रहे हुकूमती वज़रा की जानिब से भी। जब उनको जवाब नहीं दिया गया तो फिर और लोगों को भेजा जा रहा है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मियाँ साहब ने एक बहुत अटल फ़ैसला कर लिया है और उसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो भी इस चीज़ पे बिल्कुल क्लियर है और पीडीएम में शामिल सारी जमातें इस चीज़ पे क्लियर हैं कि कोई मुज़ाकरात इस जाली हुकूमत से नहीं होंगे। और ये जो मुज़ाकरात की कोशिश है ना, ये एनआरओ मांग रहे हैं पीडीएम से, जो इंशाअल्लाह ताला इनको नहीं मिलेगा। और ये बिला वजह नहीं, मेरी बात सुने, शहबाज शरीफ साहब तो जेल में, उनको तो नहीं, जब आप अभी जेल में नहीं गए इसलिए आपको अंदाज़ा नहीं है। मैं बता सकती हूँ कि जब आप जेल में होते हैं तो आपको नहीं पता होता कि आपको कौन मिलने आ रहा है। आपको अचानक बताया जाता है कि आपको कोई मुलाकात के लिए आना चाहता है। आप उस वक्त इनकार करने की पोजीशन में इसलिए नहीं होते कि आपको ये नहीं पता कि जो आ रहा है वो क्या कहने आ रहा है, क्या बात लेके आ रहा है। तो ये बात बड़ी एक आई ओपनर है कि जहाँ ख़ानदान को मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती, वहाँ इस तरह की शख्सियात बिल्कुल बग़ैर किसी इशू के या बग़ैर किसी रुकावट के वो कोट लखपत जेल जाके मिल भी लेते हैं और उनके लिए रास्ते भी खुल जाते हैं। तो इससे बहुत चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। अच्छा मरीम साहब, एक तरफ मरदमशुमारी का हुकूमत ने ऐलान किया और सिंध में आप जा भी रही हैं, कराची की जो बड़ी जमातें हैं पीएसपी भी, एमक्यूएम भी, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है कि कराची की ही अगर हम बात करें मरदमशुमारी में उनके अफराद को कम से कम 1.5 करोड़ से ज़्यादा कम दिखाया गया है। क्या हुकूमत, एक तरफ आप लोग तो प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन क्या आप समझ नहीं है कि हुकूमत जो है उन्होंने धांधली का आगाज़ 2020 के आखिर में ही शुरू कर दिया मरदमशुमारी को लेकर, और आपकी जमात भी क्या मरदमशुमारी की जो अभी कराई गई है इसे तस्लीम करती है? देखिए, धांधली का जहाँ तक बात है तो ये हुकूमत ही धांधली की पैदावार है और इसकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी है, इतनी ख़राब परफॉर्मेंस है कि इनको पता चल गया है कि अगला इलेक्शन ये वोट से तो नहीं ले सकते, क्योंकि 2018 का नहीं ले सके तो 2023 का कैसे लेंगे इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद। तो ये जितनी भी कोशिशें ये कर लें, इंशाअल्लाह ताला ये नाकाम होंगे और इस हुकूमत को अब घर जाना पड़ेगा। ये इलेक्शन सेनेट के आगे कर लें, पीछे कर लें, शो ऑफ हैंड्स कर लें, खुफिया कर लें, जिस तरह भी कर लें। और आप ये देखें कि कैबिनेट की मीटिंग हो रही होती है, तर्जुमानों का इजलास हो रहा होता है और वो जाली सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ख़ुद उसको चेयर कर रहा होता है। मुल्क में महंगाई किधर चली गई है, मुल्क के इतने बड़े बड़े मसाइल हैं, कोई चीज़ भी मुल्क की ठीक नहीं जा रही, बहरान में मुल्क आया हुआ है और वो क्या स्टेटमेंट्स इशू कर रहे हैं। डिस्कशन वहाँ पे क्या हो रही है कि क्योंकि जी पीडीएम जो है वो बिलावल नहीं आया मर्दान में तो हो पीडीएम में दरार पड़ गई, अब मरियम कहीं नहीं जाएगी तो हो पीडीएम में दरार पड़ गई। मुझे तो सीरियसली मुझे उनकी इस वक्त रहम आता है ज़हनी हालत पे, जो अपनी पूरी नज़रें पीडीएम पे लगा के बैठे हुए हैं कि फ़लाँ लीडर वहाँ नहीं पहुँचा तो उम्मीद लगा के बैठ गए कि शायद दरार पड़ गई हो। तो ये तो एक शिकस्त खुर्द आदमी की जहनीत की निशानी है जिसको पता है कि मैं जा रहा हूँ। अच्छा मरियम, ये बताइएगा कि कुछ कुव्वतें हैं जो फिर से कोशिश कर रही है, कई बार नाकाम हो चुकी है कि शहबाज शरीफ साहब को मियाँ साहब से अलग किया जाए, एक ये मुलाकात उसकी कोशिश हो सकती है। दूसरी ये बात है कि मौलाना, 1 मिनट पहले एक बात कर लें। देखें, ये बात हिस्ट्री से साबित भी है, ये बात आज के दौर में भी साबित हुई है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने भाई के बहुत वफ़ादार हैं, अपनी पार्टी के साथ वफ़ादार हैं, और अगर वो वफ़ादार ना होते तो इस नालायक को वज़ीर आज़म बनाने की ज़रूरत ना पड़ती, आज वो वज़ीर आज़म होते। अगर वो धोखा दे सकते हैं, वो अपने भाई के साथ लॉयल हैं, अपनी पार्टी के साथ लॉयल हैं और उन्होंने सारी ऐसी ऑफर्स को ठुकराया जिसका सबूत ये है कि आज वो अपने बेटे समेत
जेल भुगत रहे हैं। मैडम ये बता दीजिएगा कि आपने आर्या पार की बात बिल्कुल थी, हाँ आर्या पार की बात की थी, आप किस तारीख तक देख रही हैं, इस कौन सा महीना? बहुत जल्दी इंशाल्लाह, बहुत जल्दी इंशाल्लाह। दो एमएनएस के इस्तीफे आए हैं, आप उन्होंने ही माजरत की है कि हमने स्पीकर को जमा नहीं करवाए, तो यहाँ पे आपकी पार्टी के कई लोग दस्तबरदार हो रहे हैं स्पीकर को इस्तीफा देने से। नहीं, कोई दस्तबरदार नहीं हो रहा। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब और सजाद अवान साहब, उनसे तो कोई गुमान कर भी नहीं सकता कि वो कहीं दस्तबरदार होंगे। वो सबसे पहले लोग थे जिन्होंने अपने इस्तीफे जमा कराए। मुझे वो खुद ये हैरान है कि उनके इस्तीफे वहाँ तक कैसे पहुँचे। हाउएवर ये कोई ऐसी बात नहीं है। आप ये देखें कि ये भी उस दिन बात हो रही थी काबीना के इजलास में और तर्जुमानों के इजलास में कि इनके लोग अब पीछे हट रहे हैं। जब इस्तीफे देंगे तो सब पता चल जाएगा। बात सिर्फ इतनी है कि 31 दिसंबर तक पार्टी का हुक्म है कि अपने जो इस्तीफे हैं वो पार्टी क़यादत को जमा कराएं। तो पार्टी क़यादत जो है वो जब फैसला करेगी, जब डेट अनाउंस करेगी पीडीएम के फ़लाँ डेट को जो है वो रेजिग्नेशन स्पीकर को सबमिट करें, तो वो पार्टी खुद करेगी। अभी तक 31 तक इस्तीफे जो हैं वो क़यादत के पास जमा कराने। और ये भी मैं बता दूं, जो लोग इस चीज़ से भी उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, 160 जो हमारे एमपीएज़ हैं उसमें से 159 इस्तीफ़े मुझे मौसूल हो गए और एक इस्तीफ़ा इसलिए नहीं आया, वो खातून वेंटिलेटर पे हैं। और इसी तरह नेशनल असेंबली के भी 95% इस्तीफ़े मुझे मौसूल हो गए। मौलाना फजलुर रहमान की, और ये जो आपने कहा ना कि लोग पीछे हट रहे हैं, मैं आपको एक ये भी बता दूं कि अगर कोई किसी इस चीज़ से उम्मीद लगा के बैठा है तो वो बहुत अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है। उसकी वजह ये है कि लोग मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की तरफ देख रहे हैं। लोग मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, उन्होंने कहा कि इस्तीफे भी मौसूल हो रहे हैं, पीडीएम की तहरीक भी रवा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द आर या पार होगा। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।